आज व्यू 360 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को 1 साल मुकम्मल। पिछले 1 बरस में वहाँ क्या कुछ बदला। अमेरिका में नए अफगान मुहाजिरीन की आबादकारी में मदद देने वाले अफगान अमरीकी क्यों तशवीश का शिकार हैं। तालिबान मुनज़्ज़म तरीके से उन तमाम लोगों को निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जिन्होंने अमेरिका की और अमरीकियों की मदद की है। और आपको मिलवाएंगे अफगानिस्तान से पनाह के लिए पाकिस्तान पहुंचने वाली एक अफगान खातून सहाफ़ी से। जानेंगे उनकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई। हमें 24 आवर तक पैदल चलना पड़ा। ये बहुत ही एक बुरा रास्ता था हमारा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में बरतानवी मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर होने वाले हमले के बाद अब उनकी हालत बेहतर हो रही है और वो अब बातचीत भी कर रहे हैं। जुमे के दिन एक शख्स ने उस वक्त सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करके उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया था जब वो एक तकरीब से खिताब करने वाले थे। 1988 में रुश्दी के नावल द सैटेनिक वर्सेस की इशाअत पर इस्लामी दुनिया में एहतजाज किए गए थे और ईरानी रहनुमा ने उनके खिलाफ फतवा और उनके कत्ल पर इनाम का ऐलान कर रखा था। धमकियों की वजह से रुश्दी कई अशरों तक रोपोशी की ज़िंदगी गुजारते रहे। निदा समीर इस वक्त न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे मजीद अपडेट लेते हैं। निदा, सबसे पहले तो ये बताइए कि हुक्काम सलमान रुश्दी की सेहत के बारे में इस वक्त क्या बता रहे हैं और मुश्तबा हमलावर के बारे में कोई तफसील सामने आई है? जी असद, सबसे पहले सलमान रुश्दी की सेहत के हवाले से इतवार के रोज उनके बेटे जफर रुश्दी ने एक स्टेटमेंट जारी की जो कि उनकी फैमिली की तरफ से जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि गो के उनके वालिद को पहुंचने वाले जख्म कारी हैं, लेकिन वो अब रूब सेहत हैं। उन्हें वेंटिलेटर और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से हटा दिया गया है। और साथ में जफर रुश्दी का कहना था कि उनके वालिद का जो नडर सेंस ऑफ ह्यूमर है वो अपनी जगह पे कायम है। वो इस वक्त पेंसिल्वेनिया के एक अस्पताल में जेर इलाज है। हमलावर की बात करें, मैं इस वक्त जहाँ खड़ी हूँ यहाँ से चंद ही मील के फासले पर न्यूयॉर्क का इलाका है फेयरव्यू। यहाँ से 24 साल हमला आवर हादी मतार का ताल्लुक है, जो कि लिबनानी निजात हैं, वो कि अमेरिका में पैदा हुए हैं। हमलावर के बारे में जब उनकी तस्वीरें मीडिया ने उनके मोहल्ले वालों को दिखाई तो उनका कहना है कि इस खानदान की लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं है। अलबत्ता उन्होंने हादी को अक्सर सड़कों पर सर झुकाए जाते हुए देखा है। हादी के वालिद इस वक्त लेबनान के एक गाँव में मुकीम है, जहाँ उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू से इनकार कर दिया है। निदा, कुछ इदारों और मुसलमान तंजीमों ने भी इस हमले पर रद्द-ए-अमल दिया है। कुछ ने इंस्टीट्यूट में सिक्योरिटी के नाकाफ़ी इंतजामात पर भी तनकीद की है। इस बारे में कोई अपडेट है आपके पास? असद, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों की तरफ से इस वाक़े की मजम्मत आई है। पैन अमेरिका जो कि एक अदीबों की तंजीम है, जिसके खुद प्रेसिडेंट रह चुके हैं सलमान रुश्दी, उन्होंने भरपूर अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। मुसलमानों की तंजीमों की बात करें, काउंसिल ऑन अमेरिकन एंड इस्लामिक रिलेशंस यहाँ की सबसे बड़ी सिविल राइट्स मुसलमानों के लिए एक तंजीम है, जिसने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि किसी भी अमरीकी की तरह अमेरिकन मुसलमान भी इस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और वो माशरे में किसी भी किस्म के तशद्दुद के हामी नहीं है। बहुत शुक्रिया निदा समीर, आप हमें अपडेट कर रही थी सलमान रुश्दी के इवेंट के हवाले से और ख़ास तौर पे उस वाक़े के बाद जो इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर आपने हमें अपडेट किया। थैंक यू। आज 15 अगस्त है। अफगान तालिबान ने गुज़िश्ता बरस आज ही के दिन काबुल पर कब्जा किया था। आलमी इदारों के मुताबिक इस 1 साल के अरसे में अफगानिस्तान में गुर्बत, भूख, अफलास और बेरोज़गारी में बेपनाह इजाफा हुआ। ख़वातीन के हुकूक को सल्ब किया गया। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के आदाद शुमार के मुताबिक मीडिया के 40% इदारे बंद हो चुके हैं और 60% अफगान सहाफ़ी, जिनमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन सहाफ़ियों की है, अपनी नौकरी गंवा चुके। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम ने 1 साल पहले अमरीकी इनक़लाब और फ़ॉल ऑफ काबुल के वाक़यात को काबुल से कवर किया था और उसके बाद से अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग कर रही हैं। आज हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं, उनसे जानते हैं अफगानिस्तान 1 साल के बाद कहाँ खड़ा है। आयशा, आपका तालिबान के काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद और उससे पहले भी अफगानिस्तान जाना हुआ है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगती है और 1 साल में सबसे बड़ी तब्दीली क्या हुई?
دیکھیے افغانستان کی شکل ایون کابل کی شکل اب ایک سال بعد بہت مختلف دکھتی ہے. سب سے پہلے تو لوگوں کا لباس ہی لے لیں. طالبان کے قبضے سے پہلے جو ایک ویسٹرن ڈریس ہوتا تھا, جینز پینٹس وغیرہ, مغربی لباس, وہ بہت مقبول ہوتا تھا مردوں میں, لیکن اب وہاں آپ کو تمام لوگ شلوار قمیض میں نظر آتے ہیں. دوسری بڑی تبدیلی آپ کو وہاں یہ نظر آتی ہے کہ وہاں تمام مردوں نے داڑیاں رکھنی شروع کر دی ہیں, جبکہ پہلے آپ کو کلین شیو لوگ کم از کم کابل میں زیادہ نظر آتے تھے. اسی طرح خواتین کی تعداد آپ کو بہت کم نظر آتی ہے, اور طالبان نے کافی زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں خواتین کی نقل و حرکت پہ, ان کے لباس پہ. آپ خواتین کو نہ صرف اپنا سر ڈھکنا پڑتا ہے بلکہ اپنا چہرہ بھی چھپانا پڑتا ہے, جو کہ ایسا کم از کم شہروں میں پہلے نہیں ہوتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں چلے جائیں تو وہاں کا بھی ماحول بدل گیا ہے. پہلے آپ کو سوٹوں میں, پینٹ شرٹس میں بلبوس بیوروکریٹ زیادہ نظر آتے تھے, اب آپ کو طالبان نظر آتے ہیں جو کہ ان کا لباس جو ہم نے دیکھا ہی ہے, شلوار قمیض, اور اکثر انہوں نے ایک خاص قسم کی پگڑی وغیرہ باندھی ہوتی ہے. تو ایک ویژولی جو دیکھنے میں آپ کو افغانستان کا ماحول ہے وہ مختلف لگتا ہے. جو دوسرا بڑا فرق ہے وہ زمینی طور پر ہے. افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس پہلے بھی تھا لیکن اب بہت شدید ہو گیا ہے, کیونکہ طالبان سے پہلے زیادہ تر افغان بجٹ جو ہے وہ بیرونی امداد پر چلتا تھا. اب چونکہ وہ امداد اور وہ فنڈنگ ڈرائی اپ ہو گئی ہے, افغانستان کے سینٹرل بینک پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے افغان اکانومی تقریباً بالکل ٹھپ ہو گئی تھی ایک دم سے طالبان کے ٹیک اوور کے بعد. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, ان کی جو انکم ہے وہ بہت گر گئی ہے, خریدنے قوت خرید ختم ہو گئی ہے. آدھی آبادی ملک کی ایسی ہے جس کو خوراک کی شدید قلت ہے, بچے جو ہیں وہ میل نرشمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں. پھر انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سی تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں. عائشہ, طالبان کے قبضے کے بعد کچھ علاقوں میں مسلح گروہوں نے مزاحمت کی, لیکن وہ ہم نے دیکھا ناکام ہوئی. اس کے بعد خواتین کی طرف سے بھی احتجاج سامنے آئے, وہ بھی اب ختم ہو چکے. تو آپ کے خیال میں کیا عام شہریوں نے طالبان کے اقتدار کو اب قبول کر لیا ہے؟ دیکھیے, قبول ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ قبول کیا یا نہیں, کیونکہ کوئی سروے تو افغانستان میں ہو نہیں رہا ہے, اور اس وقت افغانستان کا میڈیا تقریباً مکمل سینسرشپ کا شکار ہے. وہاں ہم نے اس پورے سال میں بہت افغان صحافیوں سے بات کی, اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کہہ رہا ہو کہ میں آزاد صحافت کر سکتا ہوں, یا جس طرح پرانی حکومت پہ میں کرٹیکل رپورٹنگ تنقید کر سکتا تھا میں طالبان پر کر سکتا ہوں. سو آزاد میڈیا وہاں ہے نہیں, سروے کوئی ہو نہیں. جہاں تک آپ نے مزاحمت کی بات کی تو یہ بات ٹھیک ہے کہ طالبان اس مزاحمت کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے تھے, لیکن وہ ابھی بھی جاری ہے. اور اس کا اندیا یہ ہے کہ افغانستان کے شمالی علاقوں میں, خاص طور پہ پنجشیر اور بغلان میں, طالبان لیڈرز پہ ٹارگیٹڈ اٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ہو رہے ہیں. تو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ لو لیول انسرجنسی, بہت ہی معمولی قسم کی لیکن جاری ہے. اسی طرح خواتین, ابھی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے خواتین نے کابل میں احتجاج کیا, جس پہ طالبان نے ہوائی فائرنگ بھی کی, اور کچھ لوگوں کو مارا پیٹا بھی, اور کچھ صحافیوں کو بھی انہوں نے حراست میں لیا. تو یہ احتجاج لوگ کر رہے ہیں, لیکن ان پہ کریک ڈاؤن بہت سخت ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے یہ ماپنے کا کہ لوگوں نے کتنا قبول کیا ہے. اگر ہم سوشل میڈیا پہ جائیں, ڈائسپورا پہ جائیں, اور یہ جو ٹائم ٹو ٹائم یہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً احتجاج افغانستان میں ہو رہے ہیں, تو اس لحاظ سے تو یہ لگتا ہے کہ کم از کم جو پڑھے لکھے افغان تھے وہ ابھی تک طالبان سے خوش نہیں ہیں. ابھی تک ریزسٹنس باقی ہے. بہت شکریہ عائشہ تنظیم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی اور بتا رہی تھی اس وقت جو سچویشن ہے کابل میں 1 سال کے بعد فال آف کابل کے. بہت شکریہ. پچھلے سال اگست میں کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد سے وہاں کی صورتحال پر دنیا کے بہت سے ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے. کچھ افغان باشندے جو افغانستان میں امریکی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے اور اب امریکہ میں افغان پناہ گزینوں کی آبادکاری میں مدد کر رہے ہیں. افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کا 1 سال مکمل ہونے پر ان کا کیا کہنا تھا, یہی جاننے کی کوشش کی نیلوفر مغل نے اپنی اس رپورٹ میں. صافی رؤف 9 عمری میں ہی افغان پناہ گزین کی حیثیت سے امریکہ آ گئے تھے. گزشتہ سال کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد وہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر دی جانے والی امداد پہنچانے اور انخلا میں مدد دینے کے لیے افغانستان گئے تھے, جہاں انہیں دسمبر میں طالبان نے قید کر لیا.
On the last day of my visit to अफगानिस्तान के दौरे के आखिरी दिन मुझे अफगानिस्तान के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस बगैर किसी वजह के ले गए। आखिरी दिन तक उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मुझे क्यों कैद किया गया है। 105 दिन तक कैद में रहने के बाद साफी को बाइडेन इंतजामिया की कोशिशों से इस साल अप्रैल में रिहाई मिली। it's very complicated to explain to people. इस एक साल की वजाहत करना बहुत पेचीदा है क्योंकि तालिबान ये गलत बयानियां पेश कर रहे हैं कि सब ठीक है और हालात इतने बुरे नहीं जितने लोग बयान कर रहे हैं, लेकिन ये बयानियां कतई दुरुस्त नहीं है। तालिबान मुनज़्ज़म तरीके से उन तमाम लोगों को निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जिन्होंने अमेरिका की और अमेरिकियों की मदद की है। साफी रऊफ वाशिंगटन की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में 1 ईयर अंडर द तालिबान के उन्वान से होने वाली एक गुफ्तगू में शरीक थे। जुलाई में अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन यूनामा ने अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के उन्वान से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें गुज़िश्ता अगस्त के बाद से मुल्क में जारी इंसानी हुकूक, खास तौर पर ख़वातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली अफ़गान अमरीकी फ़ातिमा जागोरी 1999 में अपने ख़ानदान के साथ अमरीका मुंतकिल हुई थीं। अमरीकी फ़ौज का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने इराक़ में भी खिदमत अंजाम दी हैं। उनके शौहर अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी की हैसियत से एक कार्रवाई के दौरान जान से हाथ धो बैठे थे। फ़ातिमा गुज़िश्ता साल सितंबर से अफ़गान ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं। 1990 they ambushed and killed my father. 1990 में उन्होंने घात लगाकर मेरे वालिद को मार डाला। अब भी यही हो रहा है, वो नहीं बदले। ख़वातीन को अब भी दबाया जा रहा है। आप किसी फ़न मौसीक़ी का इजहार नहीं कर सकते। आर्ट और म्यूज़िक के बगैर खुशी हासिल नहीं हो सकती, और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर वो पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने गुज़िश्ता माह एक ट्वीट में कहा कि अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक के बारे में यूनामा की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है। नरगिस कबीरी 1986 में पाकिस्तान के एक पनाह गुज़ीर कैंप में पैदा हुई थी, जिसके बाद वो अपने ख़ानदान के साथ अमेरिका आ गईं। यूएस मिलिट्री एकेडमी में काम के साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान से लोगों की इनखला की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया है। वो कहती हैं कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं अब भी इस सदमे से गुजर रही हूँ कि ये एक हकीकत है। मैं बार बार नींद से उठकर सोचती हूँ कि ये एक डरावना ख्वाब है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इस वक्त जो अहम काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि तालिबान पर दबाव डाला जाए कि वो ख़वातीन को तालीम, काम और घरों से बाहर निकलने के बुनियादी हकूक़ दें। अफगान तालिबान गुज़िश्ता एक बरस के दौरान आलमी बरादरी को यकीन दहानी कराते आए हैं कि वो किसी दहशतगर्द ग्रोह को अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन हाल ही में अलकायदा के सरकर्दा रहनुमा ऐमन ज़वाहिरी की काबुल में हलाकत तालिबान के इक़्तिदार पर क्या असरात मुरत्तब कर सकती है। ये सदर बाइडेन के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़म का आदा है, लेकिन मेरे ख्याल में उसे इस हकीकत के तौर पर भी देखा जा सकता है कि अगर तालिबान खुलकर अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत कर रहे हैं तो उस सूरत में गैर सरकारी तंजीमों और इदारों के लिए अफगानिस्तान के अंदर काम करना और इंसानी हमदर्दी पर मबनी इमदाद की तरसील मुश्किल होगी। लिहाजा कुछ राब्तों की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन की हालिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में नुमाया कमी हुई है और तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद आम शहरियों की हलाकतों में भी कमी आई है। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे यूनामा ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ख़वातीन के हुकूक की पामाली को तालिबान के इक़्तिदार के दौरान सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो पहलुओं में से एक करार दिया है। आइए मिलते हैं एक अफ़गान बच्ची सना ज़ाज़ाई से, जिसकी ज़िंदगी तालिबान के इक़दामात से बुरी तरह मुतासिर हुई। उमर फारूक की रिपोर्ट। क्लिप और पिने लगाकर बाल बनाना सना ज़ाज़ाई को भी अच्छा लगता है, लेकिन सना को इसके लिए अभी अपने बाल लंबे होने का इंतज़ार करना होगा। सना की उम्र 11 साल है। काबुल पर तालिबान के कब्ज़े के कुछ अरसे बाद उनकी वालदा ने उनके बाल काट दिए थे ताकि ये लड़कों जैसी दिखाई देने लगे। मुझे बाल काटने पर बहुत दुख हुआ था, क्योंकि एक लड़की लड़की की तरह कपड़े पहने और बाल बनाए और एक लड़का लड़के की तरह तो ही अच्छा लगता है। सना की वालदा स्पेज़ले ज़ाज़ाई काबुल में एक NGO के साथ काम करती थी। उनका कोई बेटा नहीं है और शोहर का इंतकाल हो चुका है। ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बात थी। जब हम बाजार से सौदा लेने निकलती तो हम नहीं जा सकती थी क्योंकि हमारे साथ कोई मर्द नहीं था, और बाहर जो टैक्सी मोटर थी जो एक इलाके से दूसरे इलाके जाती थी तो वो हमारे लिए नहीं रुकती थी। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहले बुर्का पहनने का हुक्म दिया
اور پھر خواتین کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندیاں لگا دی۔ ان پابندیوں میں بغیر محرم کے عورت کے پبلک ٹرانسپورٹ میں سوار ہونے پر پابندی بھی شامل ہے۔ میں مجبور تھی، میں نے اپنی بچی کے بال لڑکوں کی طرح کاٹ لیے اور اسے لڑکوں کا لباس پہنایا، تو پھر میرے لیے آسانی ہو گئی کہ میں گھر کا سودا لینے ایک سے دوسری جگہ جا سکتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے ساتھ 10-11 سال کا لڑکا ہے۔ سپیزل زازئی کہتی ہے کہ افغانستان میں کئی خاندانوں کے اخراجات عورتیں چلاتی ہیں، کیونکہ مرد سرپرست مارے جا چکے ہیں اور بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ پہلے سرکاری عہدیدار کی وفات پر خاندان کو وظیفہ دیا جاتا تھا۔ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تو یہ وظیفہ بھی بند کر دیا گیا اور خواتین کی نوکریوں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ وہ ریڈیو پر آئس کریم یا پکوان بیچنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ پشاور کے اس اپارٹمنٹ کے کچن میں ثنا زازئی خوشی سے اپنی والدہ کا ہاتھ بٹا رہی ہے۔ انہیں اپنا افغانستان کا گھر اور اسکول یاد آتے ہیں، لیکن پاکستان میں انہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بال کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس بات پر خوش بھی تھی کہ میں اپنے خاندان کے کسی کام آ رہی ہوں، لیکن یہ امید ہے کہ ایک دن میں جاؤں گی اور اپنی کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر سبق پڑھوں گی۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کے مطابق گزشتہ ایک سال میں 1 لاکھ سے زیادہ افغان شہری پاکستان پہنچے۔ بہتر مستقبل اور تحفظ کی تلاش میں سینکڑوں صحافی بھی افغانستان سے پاکستان منتقل ہوئے۔ وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام ہماری ملاقات کروا رہے ہیں ایک افغان خاتون صحافی فائزہ زیرک سے، جو کہ پاکستان میں روزگار کی تلاش میں ہیں۔ فائزہ زیرک ان 100 افغان صحافیوں میں سے ایک ہیں جو کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد اگست 2021 میں اسلام آباد منتقل ہوئے۔ طالبان کے جو نظام ہے بنا محرم کے گھر سے باہر جانا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بنا محرم وہ لوگ اجازت نہیں دیتے کوئی عورت گھر سے باہر نکلے، یہ بھی ایشو تھی۔ اور وہ لوگ مائنورٹیز کو زیادہ تر ٹارگٹ کر رہے تھے، کہ میں بھی مائنورٹیز میں ہی ہوں، اور اسپیشلی فیمیل جرنلسٹ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ افغانستان میں ان لوگوں کا سوسائڈ اٹیک ان کے اوپر ہوتی تھی، ان لوگوں کا مرڈر کیا جاتا تھا۔ فائزہ زیرک ان افغان خواتین میں بھی شامل تھیں جنہوں نے طالبان کے کابل پر قبضے کے شروع دنوں میں احتجاجی مظاہروں میں حصہ لیا تھا۔ ایک وومن ایکٹیوسٹ تھی، میں نے عورتوں کے لیے بہت آواز اٹھائی ہے، اور جب طالبان کابل میں آ گئے تو یہ ہم سب خواتین کو پتہ تھا کہ وہ لوگ پابندیاں ضرور رکھیں گے۔ پہلے وہ لوگ انہیں کام کرنے نہیں دیں گے، پھر ایجوکیشن کرنے نہیں دیں گے، ایسی دھیرے دھیرے ان لوگوں کو کچھ بھی کرنے سے روکیں گے طالبان۔ تو اسی لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ لوگ کوئی پابندیاں رکھیں۔ ہم نے بہت ساری آواز اٹھائی، بہت سارے احتجاجی کی، اور کہ ہم اس احتجاج کے بعد طالبان نے بہت ساری لڑکیوں کو جیل پر بھیجا، اور یہ افیکٹ کیا ساری گرلس پر کہ ان لوگوں کو کابل چھوڑنا پڑا۔ اور ایسے ہی مجھے بھی اس کا ڈر تھا کہ کہیں میں بھی پکڑ نہ جاؤں یا وہ لوگ مجھے بھی بندی نہ بنا دیں۔ اسی بات نے فائزہ کے لیے کابل میں ٹھہرنا مشکل بنا دیا۔ فائزہ اب تک اپنے کابل سے نکل کر اسلام آباد پہنچنے کے تجربے کو بیان کرتے خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ افغانستان سے نکلنا، اسپیشلی کابل سے نکلنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ جب ہم نکلے تو ہمیں 24 آور تک پیدل چلنا پڑا۔ یہ بہت ہی ایک برا راستہ تھا ہمارا، اور راستے میں سارے طالبانز بھی تھے، کیونکہ ہم نے چادری پہن رکھی تھی، اور میرے جو ڈاکیومنٹس تھے وہ میرے ایک بیگ میں تھی، وہ میں نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ جب بھی چیک پوائنٹ آتا تھا تو مجھے یہ جھجک ہوتی تھی، میں ڈرتی تھی کہ کہیں یہ لوگ میرے یہ جو ڈاکیومنٹس ہے یہ چیک نہ کرے، کیونکہ میں نے چادری پہن رکھی تھی، وہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے۔ فائزہ پاکستان میں خود کو محفوظ تو سمجھتی ہیں، لیکن اب ان کے سامنے دیگر افغان مہاجرین کی طرح کچھ اور مشکلات ہیں۔ پاکستان میں صرف مجھے ہی نہیں بلکہ سارے مہاجر جو یہاں آئے ہیں اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اگر ہاسپٹل جائے تو ان لوگوں کا بنا شناخت کارڈ میں ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ اگر گھر لے لے تو یہ بھی ایک ایشو ہے، اور اسپیشلی سم کارڈ، یہ لوگ اگر سم کارڈ لے لے اپنے پاسپورٹ کے اوپر تو 2 مہینے بعد یہ بند ہوتی ہے، اور ان کا فون بھی اگر رجسٹر نہیں ہو تو وہ بھی بند ہو جاتی ہے۔ مہنگائی تو اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے، اور جو لوگ مہاجر ہیں یہ لوگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان لوگوں کو یہاں کام بھی نہیں ملتا ہے، اور موسم بھی یہاں کا بہت ڈفرینٹ ہے، اسپیشلی کابل سے
गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो फूड यहाँ का है वो लोग ज़्यादातर अफ़गानी लोग वो नहीं खाते क्योंकि वो तीखा होता है, मिर्ची वाला होता है, तो हम लोग वो खाना नहीं खाते। तो ये सब इशू है और हम एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये मजबूरी है हमारी। फ़ायज़ा अब रोज़गार की तलाश में हैं और अपने मनपसंद पेशे यानी सहाफ़त से मुंसलिक होने को मिस कर रही हैं। और मैं अकेली थी जो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। सो यहाँ आने के बाद मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ और सिचुएशन उतनी भी अच्छी नहीं है। मैं अपने काम को तो बहुत मिस कर रही हूँ कि वो मेरा फील्ड था और मैंने उस फील्ड से बहुत कुछ सीखा है। वो मेरा फील्ड ही नहीं, मेरा लव था। अब मैं दूर हो गई हूँ तो थोड़ी बहुत उदासी तो होगी। लेकिन फ़ायज़ा अपने मुल्क के मुस्तक़बिल से मायूस नहीं। वो कहती हैं कि वो और उन जैसी तालीम याफ्ता अफ़गान ख़वातीन दुनिया में कहीं से भी अपने मुल्क के शहरियों और ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पाकिस्तान पहुंचने वाले बहुत से अफ़गान शहरियों को कई मसाइल का सामना है। मुआशी मुश्किलात के अलावा मुल्क में रहने के लिए दरकार दस्तावेज़ात का हुसूल भी एक बड़ा चैलेंज है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुर्तज़ा ज़ाहरी अब हमें कोयटा से एक ऐसी ही अफ़गान खातून से मिलवा रहे हैं जो इन्हीं चैलेंजेस का सामना कर रही हैं। अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता साल तालिबान की हुकूमत आने के 10 दिन बाद एक बेवा खातून जमीला ने अपने ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान का रुख किया। 1 साल गुजरने के बाद भी इन्हें यहाँ कोयटा में मुस्तकिल ठिकाना नहीं मिल रहा। हम यहाँ रात के वक्त पहुँचे और एक मकान में रिहाइश अख्तियार की। इसके बाद हमने किराए का मकान लिया, मगर कुछ महीने बाद किराए की अदम अदायगी पर मालिक मकान ने हमें घर से निकाला और हमारा सामान बाहर फेंक दिया। शुरू में हमारे पास घर का सामान भी नहीं था। हमने लोगों से मांग कर घर का ज़रूरी सामान मुकम्मल किया। मालिक मकान ने मुझे और मेरे बच्चों को धूप में बैठने पर मजबूर किया। फिर एक आदमी हम पर मेहरबान हुआ और हमें ये मकान किराए पर लेकर दिया। 8 साल कबल जमीला के शौहर अफ़गानिस्तान में मारे गए, जबकि गुज़श्ता साल तालिबान के काबुल पर कब्ज़े के बाद इनके दामाद भी फायरिंग के एक वाक़ये में हलाक हो गए। इनके घर में रोज़ी कमाने वाला कोई मर्द नहीं बचा। जमीला 8 बच्चों की कफ़ालत की जिम्मेदारी बमुश्किल निभा पा रही हैं। मेरे अपने बच्चे पहले यतीम थे। बेटी के बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आन पड़ी। मैं अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर यहाँ आई हूँ। हमें रास्ते में काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। वो लोग बच्चों को जगह जगह उतार कर जुल्म करते थे। जमीला तालिबान के अफ़गानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आने पर खौफज़दा हैं। वो वापस अफ़गानिस्तान जाने के बजाय पाकिस्तान में ही पनाह लेना चाहती हैं। अफ़गानिस्तान में मेरे घर में लूट मार हुई है। वो लोग घर का सारा सामान लूट कर ले गए हैं। मेरे घर में अब कुछ भी नहीं रहा। इस मकान को अब कोई किराए पर भी लेने को तैयार नहीं है। मुझे मालूम नहीं है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे घर को बर्बाद कर दिया है। अफ़गानिस्तान में अमन नहीं है। अब मैं किस तरह वापस जा सकती हूँ? मैं उस वक्त तक पाकिस्तान में रहूँगी जब तक अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमन आए। जमीला और इन जैसे दीगर अफ़गान तारिकीन वतन वापस अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाहते, मगर पाकिस्तान में जब तक इन्हें मुहाजिर या पनागुज़ीन की हैसियत से तस्लीम नहीं किया जाता, इन्हें हर वक्त ये खौफ रहता है कि इन्हें पाकिस्तान से निकाल कर वापस अफ़गानिस्तान के हवाले किया जा सकता है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अलावा अफ़गानिस्तान के साथ इस वक्त एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। आलमी बरादरी में से किसी भी मुल्क ने अभी तक अफ़गानिस्तान को तस्लीम नहीं किया और अयमन अल-ज़वाहिरी की हलाकत के बाद जो हमने 2 हफ्ते पहले का इवेंट देखा, उसके बाद से शायद चीज़ें और भी मुश्किल होंगी। इस पर हम मज़ीद एनालिसिस लाते रहेंगे आने वाले शोज़ में। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट उर्दू VOA पे आ सकते हैं। इसके अलावा ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।